राष्ट्रप्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। रेलवे विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगे गए एक युवक ने अंजनगांव पुलिस से शिकायत की कि 17 युवकों से 1,56,00,000 रुपए की ठगी की गई है। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। इसमें शिवसेना शिंदे गुट के अंजनगांव सूजी शहर अध्यक्ष योगेश मुन्ना इसोकर भी शामिल है। इस मामले में मंगेश शेठ ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उसके आधार पर पुलिस ने योगेश मुन्ना इसोकर, श्रीकांत फुलसावंडे, विलास जाधव और मोंटी उर्फ मेघराज सिंह चौहान ठाकुर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दिसंबर 2021 में मंगेश शेठ की अंजनगांव सूजी के योगेश मुन्ना इसोकर, जो कि शिवसेना शिंदे गुट के शहर अध्यक्ष है, से मुलाकात हुई थी। उस समय मुन्ना इसोकर मंगेश से कहा कि मैं शिवसेना का पूर्व विधायक अभिजीत अड़सुल से मिलवाता हूँ, जिसके माध्यम से आपको रेलवे विभाग में नौकरी दिलाने की बात कही, लेकिन उसके लिए आपको पैसे खर्च करने होंगे। 10 से 15 अभ्यर्थियों की आवश्यकता होंगी। हर कोई नौकरी के लिए 10 लाख रुपए लगेंगे। हर किसी को नौकरी के लिए 10 लाख रुपए लगेंगे। उसके बाद मंगेश सेन द्वारा उनके कुछ रिश्तेदार और दोस्तों को इस बारे में बताया। फिर मंगेश सेन तथा मुन्ना इसोकर के बीच व्यवहार शुरू हुए। उसके बाद इसोकर के कहने पर श्रीकांत कुछ रकम फुलसावंदे से संपर्क करके उसे दे दिया गया। नागपुर के एक बैंक में भी ITS के जरिए रकम जमा की गई। उसके बाद सब उम्मीदवार को मध्य रेलवे भाईखला अस्पताल बुलाकर उनका मेडिकल जांच की गई। उनसे कहा गया कि आपसे जल्दी रेलवे अधिकारियों से अंजनगांव सूजी में मुलाकात करवाई जाएगी। रकम देने के बाद आरोपियों ने अभ्यर्थियों से कहा कि आपको परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, हम आपका ऑर्डर ले लेंगे। सभी को उनके संबंधित पते पर ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। इसके बाद जब सभी अभ्यर्थी ज्वाइनिंग के लिए मुंबई गए तो ज्वाइनिंग करने वाले अधिकारी छुट्टी पर चले गए, ऐसा कहा गया। उन्होंने कहा कि अधिकारी छुट्टी से वापस आने के बाद आपको ज्वाइनिंग किया जाएगा। इसके बाद जब अभ्यर्थियों ने मुन्ना इसोकर से संपर्क किया तो उन्होंने गोलमोल जवाब दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी है। सैफ अली खान पर कल आधी रात को चोर ने हमला कर दिया था। इस घटना में वे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सैफ की लीलावती अस्पताल में सर्जरी हुई और अब उनकी हालत स्थिर है। अब इस मामले में एक अहम अपडेट आया है। पुलिस ने सैफ के हमलावर की पहली तस्वीर जारी की है। CCTV फुटेज में आरोपी सीढ़ियों से उतरते हुए कैद हुआ है। इस CCTV फुटेज की एक तस्वीर पुलिस ने जारी की है। इस CCTV कैमरे में आधी रात के बाद 2:33 और 56 पर आरोपी कैद हुआ है। आरोपियों के बारे में अभी और जानकारी आनी बाकी है। सैफ पर हमले के संबंध में मुंबई पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच से पता चला है कि हमलावर चोरी के इरादे से इमारत की आग से बचने वाली सीढ़ियों का उपयोग करके सैफ अली खान के घर में घुसा था। घटना रात 2:30 बजे की है। चोर को देखकर घर का नौकर चिल्लाया और मदद के लिए शोर मचाया। इसके बाद सैफ अली खान कमरे में गए, जहां उनकी चोर से हाथापाई हुई और इस दौरान उसने सैफ पर 6 बार चाकू से वार किया। साथ ही घरेलू सहायिका भी घायल हो गई, उसके हाथ में हल्की चोट आई है। इसके बाद चोर मौके से भाग गया और पुलिस ने उसका पता लगाने के लिए 10 टीमें गठित की है। नागपुर में काउंसलिंग की आड़ में एक मनोचिकित्सक द्वारा महिलाओं पर अत्याचार का मामला सामने आया है। विधान परिषद के उपसभापति डॉक्टर नीलम गोरे ने इस मामले में पुलिस और अन्य विभागों को अहम निर्देश दिए हैं। हुड़केश्वर थाना क्षेत्र के काउंसलर पिछले 9-10 साल से करियर काउंसलिंग और अन्य काउंसलिंग के नाम पर 11वीं-12वीं कक्षा के विद्यार्थियों का शोषण कर रहा था। घटना 4 जनवरी को एक महिला द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद सामने आई और माना जा रहा है कि अन्य ने लड़कियों की मानसिकता का फायदा उठाकर लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया और उन्हें ब्लैकमेल किया गया। विधान परिषद के उपाध्यक्ष नीलम गोरे ने इसे गंभीरता से लिया है और नागपुर शहर के पुलिस आयुक्तों को आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इस एक शिकायत के आधार पर और 3 फिरियादियों ने मामला दर्ज कराया है। उपाध्यक्ष डॉक्टर गोरे ने कहा कि स्वयं द्वारा शुरू किया गया यह कदम उल्लेखनीय है और मानवाधिकार के प्रति जागरूकता को दर्शाता है। नीलम गोरे ने कहा कि तत्काल मामले की गहन जांच कराकर संबंधित मामले के सभी आरोपियों को सख्त सजा दिलाई जाए। चूंकि आरोपी पिछले 9-10 वर्षों से नाबालिग लड़कियों का शोषण कर रहा है, इसलिए मजबूत सबूत एकत्र किए जाने चाहिए और आरोप पत्र दाखिल करने में सावधानी बरतनी चाहिए। संबंधित महिला गवाहों को गवाह संरक्षण अधिनियम के तहत पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने की कार्रवाई की जाए, उनके नाम गोपनीय रखे जाए। अमरावती में वसंत हॉल में पिछले 4 दिनों से चल रहे पुलिस आयुक्तालय के शिकायत निवारण अभियान का आज समापन हुआ। यह कार्यक्रम 13, 14, 15 और 16 जनवरी को आयोजित किया गया था, जिसे नागरिकों का भारी प्रतिसाद मिला। इस अवसर पर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने मीडिया को बताया कि सर्वांना जे आहे आमच्या मागच्या 4 दिवसाचा जो मोहीम आहे त्याचा आढावा आपल्याला देण्यासाठी पण बोलवला आहे आणि आजपर्यंत जे आहे 3,719 एकूण आमच्याकडे अर्ज पेंडिंग होते, तर त्यापैकी आपण सर्व मॅक्झिमम पोलीस स्टेशन मार्फत अर्जदारांना बोलवलं होतं आणि अर्जदारांशी संपर्क साधून प्रत्यक्ष संपर्क साधला। काही लोकांना डायरेक्ट इथे बोलवलं किंवा काही जे येऊ शकत नव्हते त्यांच्याकडे आमचे अंमलदार गेले किंवा काही लोकांना म्हणजे बाहेर गावी आहेत
त्यांच्याशी फोनवर चर्चा केली आणि अर्जदार गैरअर्जदार असे समक्ष बोलवले. असे एकूण 3,719 पैकी 3,172 अर्ज निकाली काढलेले आहेत. तर मॅक्झिमम पेंडन्सी आपण काढण्याचा प्रयत्न केला होता, तर मॅक्झिमम पेंडन्सी काढलेली आहे. उर्वरित 630 अर्ज जे पेंडिंग आहेत याच्यामध्ये आपल्याकडे आणखी ते आजचा दिवसभर चालूच आहे. तर त्याच्यामध्ये मॅक्झिमम 630 अर्जामध्ये गाडगेनगर चे 75, नांदगाव पेठचे 75 आणि फ्रेझरपुराचे 50 आणि बडनेरा 20 असे एवढेच अर्ज आता मॅक्झिमम पेंडिंग आहे ह्या पोलीस स्टेशनचे. आणि हे सुद्धा अर्ज ह्या आठवड्याच्या अंती म्हणजे सोमवारपर्यंत काढून मॅक्झिमम याच्यातले निकाली निघतील. 17 से 19 तारीख को अमरावती जिला फुटबॉल एसोसिएशन की ओर से अंतर जिला फुटबॉल स्पर्धा का आयोजन स्थानीय पुलिस मुख्यालय के ग्राउंड पे किया गया है. आयोजन की जानकारी देते हुए पत्रकार परिषद में आयोजकों ने बताया कि मैं प्राध्यापक जेके चौधरी, वाइस प्रेसिडेंट अमरावती डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन. आज की ये प्रेस वार्ता इसलिए आयोजित की गई थी कि 20 वर्षों के बाद हमें एक सुनहरा मौका मिला है जो इंटर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन अमरावती में किया जा रहा है. हम ज़्यादा से ज़्यादा अमरावती वासियों से ये आह्वान करते हैं कि वो बड़ी संख्या में मैदान पर उपस्थित रहे. यह टूर्नामेंट पुलिस मुख्यालय के फुटबॉल मैदान पर आयोजित किया गया है. केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने गुरुवार को 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है. इस आयोग की सिफारिशें साल 2016 से लागू होंगी. यह जानकारी कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी. उन्होंने कहा 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था. इसकी सिफारिशें 2026 तक जारी रहेंगी, जिसके बाद सरकारी कर्मचारियों में हर्ष व्याप्त है. जिलाधीश सौरभ कटिया ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु का प्रकरण कम करने के लिए सभी को पहल करनी चाहिए. शासन ने अमरावती के लिए विविध उपाय योजनाओं हेतु भरपूर फंड दिया है. फंड का भली प्रकार नियोजन करना है. जिलाधीश सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में बोल रहे थे. इस समय लोनीवी की कार्यकारी अभियंता रूपा गिरा से आरटीओ उर्मिला पवार, सीएम डॉक्टर दिलीप सोनले, पुलिस उपायुक्त गणेश शिंदे उपस्थित थे. बैठक में गत वर्ष शहर और जिले में हुए सड़क दुर्घटनाओं का ब्यौरा लेकर आकलन किया गया. कलेक्टर ने कहा कि हादसों में घायलों को जल्द से जल्द उपचार मिलना चाहिए. इसके लिए पुलिस को कदम उठाने होंगे. लोगों से घायलों की मदद करने के बारे में जागरूकता पर कलेक्टर ने जोर दिया. इस समय हेलमेट जन जागृति रैली निकाली गई, जिसे सौरभ कटिया ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. रैली के माध्यम से दुपहिया चालकों को हेलमेट का उपयोग करने के आह्वान किया गया. जिलाधीश कार्यालय से प्रारंभ हुई रैली गर्ल्स हाई स्कूल, बस स्थानक स्टेशन, सेशन चौक, राजकमल, राजापेट होते हुए इरविन चौक पर यातायात शाखा कार्यालय में परिपूर्ण हुई. आरटीओ के जनसंपर्क अधिकारी अनिल मानकर ने संचालन किया. प्लॉट खरीदी में भी धोखा होने की घटनाएं पुलिस में शिकायत दर्ज होने के बाद सामने आई है. पुलिस सब मामलों की जांच कर रही है. कुछ प्रकरण बड़े होने से आर्थिक अपराध शाखा को सौंपे जाने का दावा जानकार कर रहे हैं. प्लॉट खरीदी में हुआ धोखा फ्रॉड के अनेक मामले सामने आ रहे हैं. प्लॉट खरीदी में भी धोखा होने का प्रकरण राजापेट थाना में उजागर हुआ. प्रकाश काशीराव पुस्तकर की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी अजय मोरे के विरुद्ध 420 और अन्य धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है. पुस्तकर ने शिकायत में कहा कि जेवननगर के प्लॉट नंबर 39 पर उल्लेखित बांधकाम सहित 15 सितंबर 2023 को इसार चिट्ठी की गई थी. उस समय पुस्तकर ने 3 लाख रुपए नगद दिए. चेक से 5 लाख रुपए दिए. यह रकम लेने के बाद भी आरोपी ने उपरोक्त प्लॉट व बांधकाम दूसरों को दे दिया. पुलिस तहकीकात कर रही है. आदिवासियों के विविध मांगों को लेकर 21 जनवरी को अपर आयुक्त कार्यालय के सामने ढोल बजाओ आंदोलन करने की घोषणा आदिवासी समाज ने की. इस अवसर पर आदिवासियों की मांगे पूरी न होने पर 26 तारीख से अन्य त्याग आंदोलन का भी इशारा दिया गया है. जीवनात आज पत्रकार परिषद घेण्याचं कारण एकच की गेल्या 6 तारखेपासून आदिवासी अपर आयुक्त कार्यालयासोबत आमचा पत्रव्यवहार सुरू आहे. दिनांक 31 डिसेंबर 2024 रोजी त्यांनी जे प्रशिक्षणाची जाहिरात जे नागपूर डिव्हिजनला दिलेली आहे हितबाब पेपरमध्ये ती रद्द झाली पाहिजे. कारण की 11 जुलै 2023चा जाहिरात स्वतः म्हणतो का प्रशिक्षणाच्या योजना ह्या आदिवासी अपर आयुक्त कार्यालय राबवू शकत नाही, प्रकल्प कार्यालय राबवू शकत नाही, परंतु मनमानी कारभार त्यांचा चालू आहे. त्यासाठी हे पत्रकार परिषद आहे. कारण की गेल्या सतत 1981 पासून आदिवासी विकास विभागाअंतर्गत न्यूक्लियर बजेटच्या योजना राबवल्या जातात. परंतु त्याच त्या योजना त्याच्यामुळे आदिवासीचा विकास तर कमी, पण इथल्या स्थानिक बहुउद्देशीय संस्था, कर्मचारी, अधिकारी यांचा विकास जास्त येतो. त्यामुळे ही पत्रकार परिषद आहे. आणि दुसरा विषय आमचा असा आहे का प्रतिनियुक्तीवर जे असणारे कर्मचारी आहे, शासनाचं पत्र आहे, DC मॅडमचं पत्र आहे, प्रकल्प अधिकारीचं पत्र आहे का तुमच्याकडे असणारे प्रतिनियुक्तीवर असणारे सर्वांच्या प्रतिनियुक्त्या रद्द झाल्या पाहिजे, रद्द करा असं ट्रायबल कमिशनरचं पत्र असल्यानंतरही जे प्रकल्प अधिकारी
इथले अपर आयुक्त त्या पत्राला सुद्धा मान देत नाही. त्याच्या विरोधात आमचा हा लढा आहे. आणि हे जर त्यांनी आमच्या ह्या मागण्या पूर्ण केल्या नाही आणि प्रशिक्षणाचा आराखडा रद्द केला नाही, त्याच्यानंतर त्यांनी प्रतिनियुक्त्या जर रद्द केल्या नाही, तर 21 तारखेला अप्पर आयुक्त कार्यालयासमोर आमचं ढोल बजाव आंदोलन सर्व सामाजिक संघटनेच्या वतीने राहील. और लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए राष्ट्र